हरिओम. हरिओम सर. आता आपण या ठिकाणी सर्व साधकांचं मनोगत ऐकलं. हे मनोगत योग विद्यालय संस्था गेली 35 वर्ष सातत्याने ऐकत आणि या मनोगताला कुठेतरी लिखित स्वरूप द्यावं, प्रबंधाचं स्वरूप द्यावं, कुठेतरी ते सादर करावं आणि त्याला ऑथेंटिक असं स्वरूप प्राप्त करावं म्हणून योग विद्यालय नगर शाखेने एक संशोधन विभाग सुरू करण्याचं निश्चित केलेलं आहे. आणि या योग संशोधन विभागाच्या उद्घाटनासाठी आज या ठिकाणी आपले जे पाहुणे लाभलेले डॉक्टर श्यामप्रसाद विनोद यांचा परिचय करणं अत्यंत आवश्यक आहे. आपल्या योग विद्यालयाच्या साधक सो पूनम वाचताना यांना मी विनंती करतो की त्यांनी डॉक्टर विनोद श्यामप्रसाद यांचा परिचय करू द्या. हरिओम. आजचा आपला भारताचा स्वतंत्रता दिवस, आपल्या शाखेचा वर्धापन दिन आणि आपल्या अनुसंधान विभागाचा शुभारंभ या त्रिवेणी संगमाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. अंतरराष्ट्रीय ख्याति के आत्मयोग गुरु डॉक्टर संप्रसाद विनोद का संक्षिप्त परिचय. डॉक्टर संप्रसाद विनोद, इन्हें योग प्रशिक्षण, उपचार और अनुसंधान में 45 वर्षों का व्यापक अनुभव है. इन्हें समृद्ध आध्यात्मिक विरासत मिली है. योग से संबंधित सभी गतिविधियों में आधुनिक विज्ञान और भारतीय अध्यात्म का उत्कृष्ट समन्वय पर इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है. इन्होंने योग पर शोध सम्मेलनों, सेमिनारों, व्याख्यानों, व्यक्तिगत मार्गदर्शन आदि में देश विदेशों में अपना हिस्सा लिया है. इन्होंने मुख्य वक्ता, अतिथि, अध्यक्ष इसमें भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है. डॉक्टर शवासन, ध्यान, स्वानंद, सहयोग साधना और आत्मबोध साधना इनके जनक है. इन्होंने भारत और विदेशों में तनाव प्रबंधन, आत्मविकास पर कई कार्यशालाएं की. इन्होंने प्रमुख समाचार पत्रों में, पखवाड़े और पत्रिकाओं में समाज प्रबोधन हेतु बहुत से लेख लिखे हैं. विनोद जी ने लिखी गई कई विषयों की 14 ग्रंथों की अलग अलग भाषाओं में संस्करण हुए हैं. इंग्लैंड में वाटकिस पब्लिशिंग द्वारा विनोद जी का सफल ध्यान के 9 रहस्य भी प्रकाशित हुआ है. यह पुस्तक पोर्तुगल भाषा में भी उपलब्ध है. विनोद जी महर्षि विनोद रिसर्च फाउंडेशन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सेवाभावी योग संस्था के संस्थापक निर्देशक. डॉक्टर फ्रांस योग फेलोशिप ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड, योग थेरेपी आयरलैंड, योगा फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट इंग्लैंड, कैवल्य धाम योग संस्था भारत, लोनावला योग संस्थान भारत इसी संस्थाओं के मार्गदर्शक भी है. इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी योग रिसर्च सार्बिया की अंतरराष्ट्रीय संशोधन समिति और एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश स्कॉलर्स के ये सदस्य हैं. राष्ट्रीय प्राकृतिक और योग चिकित्सा परिषद भारत और तीसरी अंतरराष्ट्रीय योग व आयुर्वेद परिषद की अनुसंधान और मार्गदर्शन समिति के ये मानद सदस्य हैं. वे मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के भी योग विशेषज्ञ हैं. इन्हें लगभग 250 विभिन्न आयोजनों में सम्मान, गौरव, पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए FIE फाउंडेशन का राष्ट्रीय पुरस्कार, सूर्यदत्त शिक्षण संस्थान द्वारा पतंजलि योग में उत्कृष्ट कार्य के लिए जीवन गौरव, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय की तरफ से गौरव, योग रत्न और विजयश्री, यह कुछ उसमें से चुनिंदा पुरस्कार है. विनोद जी का भारत के खेल में भी विशेष योगदान रहा है. इन्होंने महाराष्ट्र रणजी क्रिकेट टीम के विशेष मार्गदर्शन शिविर भी लिए. अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर और टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन खिलाड़ियों का भी इन्होंने मार्गदर्शन किया है. थाईलैंड महिला क्रिकेट टीम के लिए योग मार्गदर्शन किया है. इन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल सम्मेलनों में आमंत्रित वक्ता, मुख्य वक्ता और मार्गदर्शक अध्यक्ष के रूप में भी भाग लिया है. महान लोगों का परिचय इतने में खत्म नहीं होता, पर समय का ध्यान रखते हुए मैं अपने शब्द को विराम देती हूँ. हरिओम. संप्रसाद सर.
हाँ, सबको दिल से प्रणाम। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते नमस्ते। योग के अनुसंधान के विषय में आज जो आपका एक लेक्चर होने वाला है एस व्यास की ओर से, तो वो सुनने में मैं भी रुचि रखता हूँ, लेकिन एक एक दो खाली विचार आपके सामने रखता हूँ एक 5-10 मिनट में। पहले ये हमें समझ लेना चाहिए कि योग के क्षेत्र में जो अनुसंधान आधुनिक विज्ञान की विधाएं उपयोग में लाकर किया जा रहा है, वो अपनी जगह ठीक है। उससे गलतफहमियां दूर होने के लिए योग के बारे में बहुत सारी मदद मिल सकती है, लेकिन और ज़्यादा ज़रूरी है कि योग का जो योग का जो विज्ञान है जो हमारे देश में विकसित हुआ, तो वो करने वाले जो ऋषि हो गए, ऋषि मुनि हो गए, तो उन्होंने किस तरह से यह योग की खोज की और किस तरह से उन्होंने जो चिरंतन सत्य है उनको उजागर किया, उन्हें अनुभव किया और वो जीवन में कैसे ढाला। तो ये सब अगर खोज करनी है तो ये अलग तरह से करनी होगी। यह हमें ध्यान में रखते हुए आधुनिक विज्ञान की सहायता लेनी चाहिए। आधुनिक विज्ञान रिसर्च करता है, यानी सर्च जो किया हुआ है उसको पहले देखकर कहाँ तक सर्च पहुंचा है और उसके बाद में वो रिसर्च करते हैं, यानी पुनरावलोकन करते हैं और फिर उसमें कुछ जो कमियां पहले वाले संशोधन में रही होगी तो उसको पूरी कर देते हैं, दूर कर देते हैं। लेकिन योग का जो है वो रिसर्च नहीं है, तो सर्च है। The search for truth is the hallmark of real exploration of the science of yoga. क्योंकि अगर हम सर्च की दृष्टि से देखते हैं तो एक अलग ही नजरिया रखना पड़ता है, क्योंकि हमें आत्मदर्शन अगर करना है, हमारे पुरुष को या आत्म तत्व को अगर अनुभव करना है, तो हमें उसकी कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस जिसको बोलते हैं वो रख कर नहीं चलना पड़ता है, चलना ठीक नहीं होता है। तो हमें मन को खुला रख के खाली अंतर विश्व में उसका अनुसंधान करना पड़ता है, उसके प्रति उसका जो शोध है वो अंतर जगत में लेना पड़ता है और उससे दृष्टि साफ होने के बाद बाह्य जगत में भी हमें वो आत्मदर्शन होने लगता है। तो ये रिसर्च नहीं है, सर्च है। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि आत्मदर्शन कोई लैबोरेटरी में नहीं लाया जा सकता है। वो तो हमारी ये जो लैबोरेटरी है और बाहर की जो प्राकृतिक लैबोरेटरी है उसको चलाने वाली जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, बहुत मूलगामी जो कुछ कुछ प्रिंसिपल या नियम है जिस पर ये सारा विश्व चलता है, पूरा विश्व जिस पर निर्भर है, वो जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसको अगर हमने समझ लिया और अच्छी तरह से उसको सात्म्य कर दिया, आत्मसात कर दिया और जीवन में ढाल दिया, तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। उससे एक आंतरिक परिवर्तन हो जाता है, हमारी दृष्टि में बदलाव आ जाता है, हमारी सोच में बदलाव आ जाता है, हमारे वर्तन में, बाह्य वर्तन में भी बदलाव आता है। तो ये ज्ञान दृष्टि जो है, यानी आत्मज्ञान की जो दृष्टि है, वो अगर प्राप्त हो गई तो वृत्ति बदल जाती है। अगर वृत्ति बदल गई तो वर्तन अपने आप बदल जाता है। तो ये जो हमारे देश के ऋषि मुनियों ने उजागर की हुई जो दृष्टि है, जीवन दृष्टि है, उसको समझ लेना, ये वास्तविकता में इंडियन अप्रोच टू साइंस ऑफ योगा है। तो ये ध्यान में हमें रखना चाहिए और ये ध्यान में रखकर अगर हम आधुनिक विज्ञान की मदद लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम पूरी तरह से आधुनिक विज्ञान पर निर्भर रहते हैं तो उसमें कुछ कमियां रह जा सकती है कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमें
इसकी जो सीमाएं हैं वो ध्यान में रखते हुए आंतरिक संशोधन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए और आत्मदर्शन की ओर आसन हो, प्राणायाम हो, ओंकार हो या प्रार्थना हो, जो कुछ हम विधाएं सीखते हैं योग के अंदर, वो हमें सहजता की ओर जा रहे हैं ना, लेकर जा रही है ना, इस पर ध्यान देना जरूरी होगा। और इसके माध्यम से, इसके उपयोग करने से क्या हमें हमारे जो स्वरूप है उसकी तरफ हम जा सकते हैं या नहीं, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो ये अगर ध्यान देते हैं तो जो अनुसंधान हमारा होगा वो सही ढंग से भारतीय स्वरूप का अनुसंधान होगा। और ऐसा भी अनुसंधान करना जरूरी है। ये खाली मैं विचार आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, और उस पर अगर जो कोई लोग अभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं तो वो अगर इस पर भी ध्यान देते हैं तो एक परिपूर्ण ज्ञान जो है वो हो सकता है। और वो होना मेरी दृष्टि में बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो अधूरा ज्ञान हो जाता है। विज्ञान की भाषा जो है वो पहले कोई भी सच अगर उजागर करना है तो पहले उसको टुकड़े करके फिर अलग अलग तरह से देखकर उसको फिर सम्मिलित करके एक होलनेस का अनुभव लेते हैं। लेकिन योगियों की दृष्टि जो है वो होलनेस की दृष्टि है, तो शुरू से अंत तक होलनेस की तरफ ही देखते हैं। और ये होलनेस देखना यानी WHOLE होलनेस, कंप्लीटनेस देखना, ये अगर दृष्टि में आ गया तो सब जो डिफरेंसेस है उसके अंदर छिपा हुआ जो एक वननेस है, सेमनेस है, वो अगर हमारी समझ में आ गया तो हमारे जीवन में भी वो अपने आप प्रकट होने लगता है, जिसकी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है आज के दिन में। क्योंकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द कॉल ऑफ द टाइम, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट, अप्रिशिएट all the differences that we see in the outer world, inner world, and try to bridge the gaps between differences and see the wholeness between all of them. And that approach to life is very important, and that could be developed with right practice of yoga according to the dictates given by the seers and sages from our country. So I'm very happy to be with you and share very basic thoughts in just 5 minutes. So I congratulate Vishwanath ji and his associates and his volunteers and yoga sadhaks for helping him. And I wish all the success to him and his associates. And I also thank him for giving me this opportunity to connect with you all. Thank you very much. धन्यवाद विनोद प्रसाद जी, आप हमारे विनती से आए, आप सभी लोगों को आपने मार्गदर्शन किया, शिवाजी जी, इसलिए हम योग विद्या शाखा की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं। हरिओम। यानंतर आज या 36व्या वर्धापन दिनानिमित्त आपण एक व्याख्यान आयोजित केले आहे आणि त्या व्याख्याते आहेत माननीय दीपेश्वर सिंग यांचा परिचय करून देण्यासाठी मी आमंत्रित करतो श्री आंधळे यांना। माननीय डॉक्टर दीपेश्वर सिंग यांचा परिचय करून देण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय आंधळे सर। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम। डॉक्टर दीपेश्वर सिंह, सॉरी, समय हमारा कार्यक्रम कुछ समय देरी से चल रहा है, इसके लिए क्षमस्व मांगता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। आज हमारे अहमदनगर योग विद्या धाम के संशोधन विभाग के उद्घाटन समारोह में हमें मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे बीच में डॉक्टर दीपेश्वर सिंह उपस्थित है। डॉक्टर दीपेश्वर सिंह 2010 से यश व्यासा विश्वविद्यालय बेंगलुरु में सहयोगी प्राध्यापक के पद पर योग और कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यश व्यासा तथा स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु यह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की
योग के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाली एक प्रमुख अद्वितीय संस्था है। डॉक्टर सिंह ने पीएचडी योग से संबंधित विषय में यश व्यासा विश्वविद्यालय बेंगलुरु से की। उनकी पीएचडी का संशोधन विषय न्यूरोनल एक्टिविटी एंड सेरेब्रल ब्लड फ्लो चेंजेस इन मेडिटेटिव स्टेट्स एज डिफाइंड इन योगा टेक्स्ट पर था। वह इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल तथा ईईजी और न्यूरो इमेजिंग तथा एमआरआई तकनीकों का उपयोग करके मानसिक स्वास्थ्य और मस्तिष्क के कार्यों पर योग और ध्यान प्रथाओं के लाभकारी प्रभावों को खोज कर रहे हैं। उन्होंने योग पर 30 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। उन्होंने एल्सेवियर से 2019 में प्रकाशित प्रोग्रेस इन ब्रेन रिसर्च इस पुस्तक में ध्यान नामक एक अध्याय का योगदान दिया है। वह सोसाइटी फॉर न्यूरोसाइंस यूएसए के एक सक्रिय सदस्य की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों में योग संबंधी बहुत सारे शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने अनुसंधान पद्धति, वैज्ञानिक लेखन और योग अनुसंधान में न्यूरो इमेजिंग उपकरणों और तकनीकों के अनुप्रयोगों पर कई कार्यशालाएं आयोजित की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके सेरेब्रल ऑटोरेगुलेशन और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी एसएनएस while performing cognitive tasks during yoga practices which have different effects on SNS तथा योग प्रक्रिया करते वक्त दिमाग और स्वतंत्र चेता संस्था में होने वाले अंतर नियंत्रण और परिणाम का अभ्यास करने में योगदान के लिए उन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SCRB भारत सरकार की तरफ से यंग साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा उन्हें भारत सरकार से मानव स्वास्थ्य और भलाई के लिए योग की प्रभावकारिता की जांच करने के लिए कई अन्य प्रमुख अनुदान प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा अर्थसहायित कपालभाति का दिमाग की गैमा दोलनों पर और BDNF लेवल पर न्यूरल प्लास्टिसिटी पर होने वाले परिणाम की खोज कर रहे हैं। ऐसे एक साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर आज हमारे बीच में है, ये खुशी की बात है। हम उनसे विनती करते हैं कि वो अपना मार्गदर्शन हमें करें। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सभी प्रतिभागियों का। मैं तो अभी भी स्टूडेंट ही हूँ और मुझे बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ योग विद्या मंदिर का, योग विद्या धाम का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपनी बात रखने के लिए कि किस तरह से योग को हम अपने जीवन में उतारें, क्या क्या उसके अध्यायों को समझें। लेकिन मुझसे पहले मैं बहुत बहुत आभारी हूँ महर्षि विनोद जी का, जिन्होंने बहुत ही संक्षिप्त में बहुत अच्छी बात बोली है कि योग ऐसा विषय नहीं है जिसको हम एक लेबोरेटरी में करें। इट इज नॉट एक्सपेरिमेंटल साइंस, इट इज एक्सपीरियंशियल साइंस। ये अनुभव करने की चीज है जिसको हम और जहां तक मेरा अनुभव है पिछले 15 साल का, क्योंकि जब मैंने PhD ज्वाइन किया उससे पहले मास्टर्स प्रोग्राम किए, तो मुझे लगता है कि योग को एक कंट्रोल्ड कंडीशन में नहीं मेजर किया जा सकता है। और आज भी मेरा यही अनुभव है कि जब तक एक कंट्रोल्ड कंडीशन में, एक एक्सपेरिमेंट कंडीशन में, एक विट्रो कंडीशन में सिर्फ एक एनिमल की स्टडी करी जा सकती है, लेकिन योग के जो साधक हैं, योग के साधक की उस कंडीशन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसको हम आज उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि अनुसंधान क्यों जरूरी है। अनुसंधान, जैसे आपने बताया, बहुत अच्छी बात बोली और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बोला कि योग एक ऐसा विषय है जिसको अंतरात्मा, जिसमें हम अपनी अंतरात्मा को पहचानने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हमारे पास ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या हमारे पास कोई ऐसे साधन है, क्या कोई रिसर्च टूल्स हैं जिसको हम समझ सकते हैं, योग की विधाओं की जो प्रभाव हैं उनको हम समझ सकते हैं। तो उनको समझने से पहले सबसे जरूरी होता है पहले हम योग को समझें। और आज जो योग की जो करंट में योग की जो जरूरत है, किस लिए लोग योग करते हैं आज मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोग हैं जो योग को अपनी जीवन शैली में लेकर के आते हैं। बहुत ही कम लोग हैं। ज्यादातर लोग जो आते हैं योग में सीखने के लिए, वो ज्यादातर किसी समस्या से ग्रसित होते हैं या तो अपने तनाव से ग्रसित होते हैं। क्योंकि आज देखने में मिलता है कि कोई भी मनुष्य आज नॉर्मल नहीं लगता है।
कुछ ना कुछ शंकाएं, कुछ ना कुछ व्याधियां, कुछ ना कुछ संकट, कुछ ना कुछ तनाव, कुछ ना कुछ अम, अ, भले वो पर्सनल हो या सोशल हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं जिसका समाधान वो मॉडर्न साइंस में नहीं ढूंढ पाता है, जिसका समाधान हमारे मॉडर्न साइंस में नहीं दिया है। तब वो योग के तरफ आकर्षित होता है कि चलो हम योग करके देखते हैं। योग की तरफ आकर्षित होता है, योग की तरफ आता है। और आज जो योग का प्रारूप है वो बहुत ही भिन्न है। जो जिस तरह से योग शुरू किया था आज से 600 साल पहले, जो योग शुरू हुआ था वो योग एक गुप्त ज्ञान था जिसको गुप्त रखा गया था, जिसको बताने से पहले जो शिष्य होते थे जिनको सीखना होता था योग, वो अपनी प्रतिभा को पहले बताते थे गुरु को, और उसकी प्रतिभा के अनुसार गुरु उस ज्ञान को अपने शिष्यों में देता था। तो गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य की जितनी प्रतिभा होती थी, उस प्रतिभा के अनुसार गुरु उसको योग का ज्ञान और समस्त अदर ज्ञान उसको दिया करते थे। लेकिन आज जो हम योग का प्रारूप देख रहे हैं वो प्रारूप बहुत ही भिन्न है। क्यों? क्योंकि आज ये हर एक व्यक्ति की जरूरत है। हर एक व्यक्ति आज अलग अलग परेशानियों से गुजर रहा है, अलग अलग समस्याओं से, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो। लेकिन उसको ये नहीं पता, उसने नाम तो सुना योग, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा हम योग करें। उसके लिए क्या होता है, आज अगर हम कोई भी पेशेंट आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कौन से एविडेंस है। और आज हम क्या करते हैं, हम अपने लोगों की बात ना सुन करके हम दूसरा कोई और या साइंस के द्वारा कोई बताई हुई बात को हम ज्यादा ग्रहण करते हैं और आसानी से ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे आसानी से समझ में आता है। इसलिए लोग आजकल एविडेंस की बात करते हैं कि हमें अनुसंधान करना चाहिए छोटे छोटे विषयों के ऊपर, छोटी छोटी चीजों के ऊपर। और अभी भी आज हम अगर हम कहें, जैसे महर्षि जी ने बात करी कि हमें आंतरिक जो तथ्य होते हैं, जो आंतरिक परिवर्तन होते हैं, अनुभव होते हैं, उनको हमें ध्यान करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे साधन नहीं है जिनके द्वारा हम उसे मेजर कर सके। हम वही मेजर कर सकते हैं जो कि फिजिकल मूवमेंट जहां होता हो, चाहे वो हमारे इमोशंस में होता हो, हमारे फीलिंग्स में होता हो, हमारे मानसिक रूप में होता हो। अगर न्यूरॉन्स भी अगर मूवमेंट करेंगे तो भी हम उसको मेजर कर सकते हैं। हम कोई भी फिजिकल मूवमेंट को हमारे इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी सटल मूवमेंट्स को हमारे इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं कर सकते। और जो योग का विज्ञान है, जो योग की साधना है, ये हमारे सटल और हमारे कारण शरीर तक जाता है। ये हमारी भावनाओं को परिवर्तन करता है, और भावनाओं को मेजर करना और हमारे जो आंतरिक परिवर्तन होते हैं उसको मेजर करने के लिए अभी तक साइंस में कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। लेकिन उसके पहले, हम उस स्थिति पे जाने से पहले हमें अपने आप को स्वस्थ करना है। आज ज्यादातर लोग योग की तरफ इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको एक मानसिक स्वास्थ्य चाहिए, उनको एक अच्छा शरीर चाहिए, उनको एक अच्छा मन, उनकी भावनाएं चाहिए। इसलिए आज योग की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, और उसके लिए अनुसंधान करना बहुत जरूरी है। तो योग में ऐसी विधाएं हैं, जैसे कि आप अगर हम पतंजलि का अष्टांग योग ले लें। अष्टांग योग में जो पहला ही दो है, यम और नियम। यम और नियम को कितने लोग फॉलो करते हैं? मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल से आज कोई भी मिलेगा जो यम नियम को फॉलो करने वाले होते हैं। उसके बाद डायरेक्टली हम पहुंचते हैं आसन में, क्योंकि आसन क्या होता है, फिजिकल मूवमेंट है। लेकिन जो पतंजलि के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो जो उन्होंने बताया है कि यम और नियम, यम में भी 5 और नियम में भी 5 जो विधाएं बताई हैं, उनको अगर किसी ने फॉलो कर लिया, उनको किसी ने एक भी फॉलो कर लिया, अपने आप जो दूसरे 4 हैं वो अपने आप चले आते हैं। चाहे वो सत्य हो, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये पांचों के पांचों एक के पीछे एक चले आते हैं। लेकिन इनको समझने के लिए आज व्यक्ति के पास इतना मन का इतना विचलित है लोगों का। आज हमारे पास हर चीज हमारे पास है। हमारे पास मोबाइल कनेक्शंस है जिसमें हम यहाँ से लेकर किसी भी कंट्री में कहीं पर भी हो, हम तुरंत का तुरंत बात कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर हम, अगर हमको खाना चाहिए तो तुरंत का तुरंत खाना डिलीवर होता है। हमें कोई ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, हमें तुरंत का तुरंत ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है। हमें कहीं भी जाना है, हम तुरंत का तुरंत पहुंच जाते हैं। हाई बिल्डिंग्स है हमारे पास। आज जो सबसे ज्यादा आधुनिक
उपयोग की चीजें हमारे आसपास हैं, लेकिन क्या हम सुख है, क्या हम खुश हैं, क्या हमारे सब लोग हमारे आसपास है, क्या सब लोग हमारे खुश हैं? वहीं अगर हम आज से 50 साल पहले देखें, 100 साल पहले देखें, तो शायद इतनी समस्याएं नहीं थी, इतनी आधुनिकता भी नहीं थी, और इतने लोग परेशान भी नहीं थे। तो सबसे पहले आज हमारे पास सारी सुविधाएं होने के बावजूद हम आज सुखी नहीं है, आज हम दुखी हैं, आज हम हेल्दी नहीं है, आज हमारे पास ऐसी मेडिसिन है, आज हमारे पास बेस्ट ऑफ द मेडिसिन है, बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी है, जहां से हम हर चीज को डायग्नोज कर सकते हैं। हमारे पास MRI है, हमारे पास FMRI है, हमारे पास एक्सरे मशीन्स बेस्ट टू बेस्ट है, हमारे पास बेस्ट टू बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स है कैंसर को डायग्नोज करने के लिए, हर चीज को डायग्नोज करने के लिए हमारे पास सुविधाएं हैं। लेकिन फिर भी क्या डिजीज कम हो रही है? एक डिजीज कम होती है, दूसरी आ जाती है। तो इसका मतलब समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारे अंदर है, क्योंकि हम जो समस्याएं आज उत्पन्न हो रही हैं समाज में और हमारे एनवायरनमेंट में, हमारा शरीर उन समस्याओं से लड़ने के काबिल नहीं रह गया है। समस्याएं पहले भी थी, तनाव पहले भी था, बीमारियां पहले भी थी, लेकिन शरीर में इतनी क्षमता थी कि हम उस चीज से बाहर निकल सकते थे। लेकिन हमारा शरीर और हमारे मन में इतनी असंतुलितता हो चुकी है, क्योंकि हमारा मन बहुत तेज भागता है और हमारा शरीर सक्षम नहीं है कि हम अपने मन के अकॉर्डिंग भाग पाए। इसलिए योग की विधा ऐसी विधा है जहां पर हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा तीनों मिल करके एक साथ काम करते हैं। इसी का ही हम अनुसंधान करते हैं, किस तरह हमारा मन और हमारा शरीर एक साथ काम करे। आत्मा तक पहुंचने के लिए हमें अभी और अगले 100 साल तक रिसर्च अनुसंधान करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी हम, अगर आप देखेंगे साइंस को और रिसर्च को, आज योगा में जो रिसर्च है वो मुश्किल से 7,000 8,000 रिसर्च में खत्म हो जाता है। पूरे वर्ल्ड में मैं बता रहा हूं आपको, पूरे दुनिया में सिर्फ 7,000 8,000 रिसर्च पेपर्स कुछ भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता। अगर आप वही एक्सरसाइज में जाइए, अराउंड 3 लाख 4 लाख पब्लिकेशंस आर देयर, उसमें 3 लाख से 4 लाख पब्लिकेशंस उनके पास साइंटिफिक एविडेंसेस हैं कि एक्सरसाइज करने से ये परिवर्तन होते हैं, ये लाभ होते हैं, मानसिक लेवल पर, हमारे बौद्धिक लेवल पर, हमारे शारीरिक लेवल पर। लेकिन हमारे पास योग में ऐसे कोई भी अभी एविडेंसेस बहुत ही कम है, और जो भी एविडेंसेस हैं उनको दोबारा करने की क्षमता लोगों के अंदर नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जो सब्जेक्ट होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। हर कोई एक तरीके से योग अभ्यास नहीं कर पाता है। अगर हम कुछ लोगों को देखें तो कुछ लोग योग अभ्यास में बहुत तेजी से लीन हो जाते हैं, और कुछ लोग योग अभ्यास करते करते उनको सालों लग जाता है, लेकिन उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, उनका मेटाबॉलिज्म, उनका फंक्शनल बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए योग में ये अनुसंधान करना जरूरी है कि किस प्रकार का योग किस बीमारी के लिए, किस मानसिक स्वास्थ्य के लिए, किस बौद्धिक विकास के लिए अग्रसर होगा। योग के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे हमारे महर्षि विनोद जी ने बोला, स्वामी जी ने बोला कि योग में रिसर्च नहीं करना है, सर्च करना है। बिल्कुल, क्योंकि रिसर्च वो चीज होती है जहां हमारे पास नॉलेज होता है, हमें पता है ये चीज होना है और हमें पता है उसके बाद ये चीज आना है। लेकिन योग में ऐसा नहीं है। योग में कुछ ऐसे यूनिक लेवल्स है जिनको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उनको हम मापन नहीं कर सकते। और यही चीज मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ। मेरे पास अराउंड 8 PhD स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग विधाओं का यूज करके योग के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और रिसर्च में हमने ये पाया कि योग को अगर आप लगातार करते हैं तो ये आपके मानसिक जो मन है, जो बहुत तेज भाग रहा है, उसको तो कंट्रोल करता ही करता है, आपके फिजिकल स्टेमिना को, आपके फिजिकल बॉडी के एक्टिविटीज को भी इंप्रूव करता है, ताकि मन और शरीर दोनों एक साथ काम कर सके। मन के लिए सबसे जरूरी है हमारा प्राणायाम। हमें पता है कि हमारा शरीर जो है वो पंचकोश से बना है। मॉडर्न साइंस में कहते हैं जो शरीर है वो किससे बना है? हमारे जीन्स हैं, हमारे सेल हैं, हमारे टिश्यू हैं, हमारे
ऑर्गन्स है, हम कहते हैं इनसे हमारा शरीर बना है। लेकिन योग में ऐसा नहीं है। योग में पंचकोश की साधना करने के लिए बोला गया है कि हमारा जो शरीर है वो 5 कोशों से निर्मित है, 5 लेयर से निर्मित है, जो कि साइंस, अगर आप मॉडर्न साइंस में जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वहां बोलते हैं कि हमारा जो शरीर है, जो दिख रहा है वही शरीर है। लेकिन जो योग में बताया गया, पहले बोला गया अन्नमय कोशा। अन्नमय कोशा वो कोश है जिसे हम देख सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं, चाहे जिसको हम खा करके, जैसे आपने अन्न को देख सकते हैं, खाने के बाद वो जाके पचता है और उसकी अलग अलग विधाओं से हमें हमारा शरीर पोषित होता है। उसी तरह ये जो शरीर है, इस शरीर को अन्नमय कोशा में रखा गया है और इसको पोषण जो करता है वो सारी चीजें अन्नमय कोशा के अंदर आती है। अन्नमय कोशा में जो हमारे नेकेड आई से हम देख सकते हैं। उसके बाद आता है प्राणमय कोशा। प्राणमय कोशा का मतलब है, इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं है। कई लोग बोलते हैं प्राणमय कोशा मतलब ऑक्सीजन को लेना और प्राणायाम करना। प्राणायाम इज वन ऑफ द टेक्निक, बट प्राणमय कोशा का मतलब है वाइटल फोर्स, जो हमारे शरीर में जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को जो प्रकाशित करता है, जो उस मूवमेंट को संचालन करता है, उसको बोलते हैं प्राणमय कोशा। प्राण मतलब वाइटल फोर्स। हमारे शरीर में हृदय है, हमारे शरीर में लंग्स है, हमारे शरीर में एब्डोमेन है, लेकिन कोई तो होगा जो उसको संचालित करने वाला हो हमारे शरीर में। उसको कौन संचालित करता है? कई लोग बोलते हैं ब्रेन संचालित करता है। अगर ब्रेन संचालित करता है तो आदमी की मृत्यु के बाद में तो ब्रेन तो वही रहता है। कुछ ना कुछ है जो हम उस ब्रेन को भी संचालन करने के लिए अग्रेसित करता है। ऐसा कौन सा चीज है? उस मूवमेंट को कौन संचालित कर रहा है, कौन इनिशिएट करता है? तो योग में बताया गया वो प्राण है। प्राण वो है जो हमारे शरीर में हलचल पैदा करता है, हलचल पैदा करता है। जैसे ब्लड होगा, मरने के बाद में भी ब्लड रहता है, हृदय है अपनी जगह पर, मस्तिष्क अपनी जगह पर है, शरीर अपनी जगह पर है, लेकिन फिर भी संचालन नहीं होता है क्योंकि उसमें से प्राण निकल जाते हैं। जो संचालन की गतिविधि होती है वो निकल जाते हैं। इसके कारण हमारा शरीर का जो संचालन है वो बंद हो जाता है। जबकि ऑर्गन्स वही है। साइंस के अकॉर्डिंग साइंस कहता है कि हमारा जो शरीर का संचालन हमारे ब्रेन से होता है, लेकिन जो योग कहता है वो उसका जो संचालन है वो प्राण से होता है। इसीलिए प्राणमय कोशा का निर्धारण किया गया है। प्राणमय कोशा के बारे में एक्सप्लेन किया गया है योग की बुक्स में। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है मनोमय कोशा। मनोमय कोशा ऐसा कोश है जहां पर हमारे शरीर में मूवमेंट है, हमारे शरीर में प्राण है, हमारा शरीर है। अब इस शरीर को संचालन करने में कोई तो उसको मोटिवेट करेगा, कोई तो उसको इसके पे हलचल क्रिएट करेगा, तो वो होता है मनोमय कोशा, जहां हमारे पास इमोशंस होते हैं, हमारे पास फियर होता है, हमारे पास जो मानसिक गतिविधियां हैं वो सारे मनोमय कोशा से संचालित होते हैं। मनोमय कोशा ही अग्रेसित करता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारे मन में सारे विचार होते हैं, सारी भावनाएं होती हैं। हमारा मन बहुत ही चीजों में बंधा हुआ होता है और ये मन और हमारा प्राण इस पूरे अन्नमय कोशा को संचालन करने में मदद करता है। मन और प्राण ये ब्रिज है किसके बीच में? हमारे अन्नमय कोशा को संचालन करने के लिए। अगर मन और प्राण काम करना बंद कर देंगे तो ये शरीर काम नहीं करेगा। अगर मन ने भी काम करना बंद कर दिया, कई बार हम कहते हैं आज मन नहीं कुछ करने का, तो शरीर भी थका हुआ महसूस करता है, ये अन्नमय कोशा भी थका हुआ महसूस करता है। तो मन और प्राण और शरीर मन और प्राण को ही सुनता है। मन में अगर क्रोध है तो उसकी वजह से क्या चेंजेस आता है? प्राण में चेंजेस आता है, हमारा ब्रीदिंग लेवल चेंज हो जाता है, हमारे मूवमेंट चेंज हो जाते हैं। जब आदमी तनाव में होता है तो क्या होता है? बहुत तेजी से गतिविधियां करता है, उसकी जो ब्रीदिंग है, उसका जो प्राण लेवल है, जो मूवमेंट है वो बहुत तेज हो जाता है। उस मूवमेंट को हम देख सकते हैं कि आदमी तनाव में है कि नहीं है। तो उसको, और वो तनाव कैसे दिखता है, मूवमेंट कैसे दिखता है? इस अन्नमय कोशा से, इस शरीर के माध्यम से। तो
मनोमय कोशा में हमारे सारे विचार हैं, हमारे सारे व्यवहार होते हैं। उसके बाद आता है विज्ञानमय कोशा। विज्ञानमय कोशा में हमारा डिटर्मिनेशन होता है, क्या सही है और क्या गलत है, ये डिसाइड कौन करता है? विज्ञानमय कोशा, जिसे बोलते हैं प्योर इंटेलेक्ट। प्योर इंटेलेक्ट, मन में बहुत सारी हलचल होती है, बहुत सारी गतिविधियां होती है, लेकिन उसमें संतुलन नहीं होता है। उसमें अपना एक कंट्रोल होता है, एक जो अपने आप को कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है, वो हमारे मन में नहीं होती है, वो हमारे विज्ञानमय कोशा में होती है। क्योंकि विज्ञानमय कोशा डिसाइड करता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी को ही हम यहाँ पर रिसर्च में देखते हैं कि आदमी के अंदर कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है जब वो, उसका एटीट्यूड कैसे चेंज होता है, परसेप्शन कैसे चेंज होता है जब वो कुछ समय तक योगा अभ्यास करता है। योगा अभ्यास में हम उसे योगासन कराते हैं, योगासन के द्वारा उसके अन्नमय शरीर को हम मजबूत करते हैं, उसके बॉडी को उसके मन के द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्यों? पहले क्या था? पहले मन के अकॉर्डिंग बॉडी भाग रही थी, शरीर भाग रहा था। मन विचलित है तो शरीर विचलित है, उसकी वजह से हमारे प्राण विचलित है और आदमी को हार्ट अटैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड मूवमेंट है, जो कि हमारा मन की वजह से अनकंट्रोल्ड मूवमेंट हमारे अन्नमय कोशा में हुआ है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं विज्ञानमय कोशा की विधाओं से। तभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी विधाएं हैं, हर एक रिसर्च वाइज जो हमने स्टडी करी है अपनी लेबोरेटरी में। तो इसकी बहुत सारी विधाएं हैं। विज्ञानमय कोशा में हम संतुलन देखते हैं, हम कर्म करते हैं बिना किसी इच्छा के। ये भावना कहां से आती है? ये हमारा विज्ञानमय कोशा से आता है। मन क्या करता है? वही काम करेगा जहां उसको अपना लाभ दिखाई देगा, जहां उसकी इच्छाएं उसको लेके जाएंगी। लेकिन विज्ञान ऐसा नहीं है। विज्ञानमय कोशा कहता है कि वही काम करो, काम वही करो जो सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो। उसके अंदर इतनी दृढ़ता होती है, सत्य की, अहिंसा की, अस्तेय की, ब्रह्मचर्य की और अपरिग्रह की। इसके साथ साथ में उसके सोशल नॉर्म्स इतने स्ट्रांग होते हैं, जो नियम में बताए गए हैं, इतने स्ट्रांग, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि, ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो इनके विपरीत जाने की हिम्मत नहीं करता, जिनका विज्ञानमय कोशा बहुत ही स्ट्रांग होता है। ज्यादातर लोगों का विज्ञानमय कोशा, ज्यादातर लोग विज्ञानमय कोशा के पास जाते ही नहीं है। उनके सारे डिसीजन, उनके सारे जो निर्णय होते हैं अपने जीवन के, वो अपने मनोमय कोशा में करते हैं। और यही मेन कारण है आज हमारे जो ड्रीम्स है वो डिजायर में कन्वर्ट हो गए। आज आदमी ड्रीम देखता है खुली आंख से, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, और वो इतने ड्रीम्स को वो डिजायर में कन्वर्ट हो चुके हैं। और जब वो ड्रीम्स डिजायर में कन्वर्ट हो जाए तो आदमी फिर, और मनुष्य, वो आदमी की नहीं, वो मनुष्य अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। और यही भगवत गीता में बताया गया है, ध्यायतो विषयानपुंसा संगस्तेषु उपजायते। जो विषयों का चिंतन करता है, जो विषयों का ध्यान करता है और जो उनके पीछे भागता है, वह तो बुरे कर्म की तरफ आकर्षित होता है। ध्यायतो विषयानपुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। जब हमारी जो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोधाति भवति सम्मोह, और क्रोध के उत्पन्न होने से हमारा सम्मोह हमारी इच्छाओं के पीछे और भागता है। वो चाहे वस्तु हो, चाहे मनुष्य हो। हमारा मन अगर किसी चीज के पीछे बहुत तेजी से भाग रहा है, उसके कारण क्रोध होता है। और क्रोध के कारण हमारा सम्मोह इतना बढ़ जाता है कि सम्मोह से हमारा स्मृति है वो विभ्रमित हो जाती है। क्रोधाति भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसका अर्थ है, जब हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, या उन इच्छाओं की पूर्ति हो भी जाती है, क्योंकि इच्छाएं एक जाती हैं दूसरी आती है, फिर वो दूसरी जाएगी तीसरी आती है, जिसके कारण हम निरंतर उसके पीछे भागते रहते हैं और हमारी जो स्मृति है वो भ्रमित रहती है और हम सही से निर्णय नहीं कर पाते अपने जीवन के। जब हम सही निर्णय नहीं करेंगे, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है।
इसी को ही कंट्रोल कर। यही चीज भगवत गीता में बोला गया था आज से 6000 साल पहले। वही आज हम स्टडी में देखते हैं कि जो आज तनाव है, आईटी सेक्टर में चले जाइए या किसी भी सेक्टर में चले जाइए, आज जो तनाव है, उस तनाव को कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो कम कर सके। कोई ऐसी मेडिसिन है जो हमारे तनाव को कम करके हमें रिलैक्स कर दे? ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं है। आदमी बोलता है कि लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, लेकिन क्या उससे तनाव कम होता है? कुछ समय के लिए तनाव कम होता है, लेकिन उसके बाद जब वो उतरता है, वो नशा उतरता है, तो उससे भी ज्यादा तनाव ग्रसित हो जाता है। कोई भी ऐसी विधा नहीं है मॉडर्न साइंस के पास जहां पर आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि जब तनाव होता है तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसको बोलते हैं अराउजल, जो अच्छा नहीं होता शरीर के लिए। तनाव में क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऊपर जाता है, और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो रिलैक्स को बताता है कि आप कितना रिलैक्स है, कितना काम है। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है इस देश में, दुनिया में, जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कम कर सके और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बढ़ा सके। कोई भी ऐसी विधा नहीं है इस दुनिया में। चाहे आप किसी मेडिकल डॉक्टर के पास चले जाइए, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये सिर्फ योग में है। आप थोड़ी देर प्राणायाम करिए। अगर आपको बहुत ज्यादा तनाव है, थोड़ी देर प्राणायाम करिए, योग निद्रा करें, गाइडेड रिलैक्सेशन करें, थोड़ी देर मेडिटेशन करें, सुबह योगा अभ्यास करें। अपने आप आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नीचे चला जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऊपर चला जाता है। ऐसी कोई दुनिया में विधा नहीं है, विद्या नहीं है जो इसको बैलेंस करने का ज्ञान प्रदान करता हो। ये कैसे पता चला? ये रिसर्च करने से पता चला, ये अनुसंधान करने से पता चला कि व्यक्ति जब नींद में सोता है तो उसको जब वो रिलैक्स, नींद में जितना रिलैक्स होता है उससे 32 गुना ज्यादा वो योग निद्रा में ज्यादा रिलैक्स होता है। 32 गुना ज्यादा वो सिर्फ 35 से 40 मिनट के योग निद्रा में वो उससे ज्यादा रिलैक्स होता है, जो 6 घंटे की नींद में वो नहीं कर पाता है। ये अनुसंधान से पता चला। आदमी अपने आप को, जब व्यक्ति योग निद्रा करता है तो अपने को बहुत ही हल्का महसूस करता है, मन से और शरीर से। जो हमने स्टडीज करी हैं उसमें पता चला है कि व्यक्ति के अंदर बहुत ऐसे कुछ न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे गाबा, डोपामीन, बीडीएनएफ, जो हमारे मस्तिष्क में हमारे कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाते हैं, हमारे तनाव को कम करते हैं, हमारे कॉर्टिसोल लेवल को कम करते हैं, जो तनाव को बढ़ाने का काम करता है। कॉर्टिसोल लेवल को कम करके हमारे अंदर बीडीएनएफ, हमारे अंदर डोपामीन, हमारे अंदर गाबा, जो न्यूरोइनिबिटरी है, जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, उसको इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से हमारा जो तनाव है वो कम हो जाता है। इसीलिए योग में अनुसंधान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को योग के बारे में, आदमी कब योग ज्वाइन करता है? एक तो इंटरेस्ट जब होता है, जो अंदर से मन में आता है कि चलो हमें योग करना चाहिए। लेकिन ये ज्यादातर जो अंदर से भावनाएं आती हैं, ये वो तब आती है जब आदमी बहुत ज्यादा पहले तनावग्रसित होता है, या कुछ ना कुछ उनके हिस्ट्री में योग का ज्ञान रहा होता है। नहीं तो ज्यादातर जो लोग योग में आते हैं वो या तो आईटी सेक्टर में उनको बहुत ज्यादा तनाव रहता है, या तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, या तो बहुत ज्यादा वो सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती है उनकी, या पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, तभी वो योग में आते हैं, ताकि उससे उनको समाधान मिल जाए। लेकिन अगर वो, और वो तभी उस चीज में आते हैं क्योंकि उनको पता है योग में ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा वो उन समस्याओं को समाधान कर सके। तो मैं बता रहा था विज्ञानमय कोशा की जो केमिकल्स हैं, जो उनकी विधाएं हैं, जैसे ध्यान करने से, वो फोकस्ड मेडिटेशन, effortless meditation, loving kindness meditation, loving kindness meditation, ये ऐसे कोई ध्यान है। सत्संग करने से ये आपका विज्ञान में कोशा स्ट्रांग होता है। सत्संग करने से जब आप अच्छे विचार सुनते हैं तो आपके जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें अच्छे विचारों का संचलन होता है, संचलित होते हैं, और वो आपको अग्रेषित करते हैं कि आप जो भी अपने डिसीजन लें वो सोच समझ कर लें। इसके बाद आता है आनंदमय कोशा। आनंदमय कोशा एक ऐसा कोश है जिसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। विज्ञान में कोशा तक तो हम डिफाइन कर सकते हैं, इंटेलेक्ट को, कॉग्निशन को,
डिटर्मिनेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन आज हमने कोई भी कर्म विज्ञानमय कोशा से करते हैं तो हम चाहते हैं आनंदमय कोशा। आनंदमय कोशा का मतलब होता है ब्लिस, हैप्पीनेस, एक ऐसा उत्साह, एक हर्ष, एक उल्लास जो हमें प्राप्त होता है बिना किसी इच्छा से बिना किसी इच्छा के जब हम कोई कर्म करते हैं, बिना कोई आशा से जब हम कोई कर्म करते हैं, तो उसकी वजह से जो हमें हर्ष और उल्लास मिलता है उसको बोलते हैं आनंदमय कोशा, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, जिसको असेसमेंट नहीं किया जा सकता है, जिसका मेजरमेंट नहीं है, जिसको रिसर्च नहीं किया जा सकता है। विज्ञानमय कोशा तक हम रिसर्च कर सकते हैं, विज्ञानमय कोशा तक हम रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन आनंदमय कोशा पे हम रिसर्च नहीं कर सकते। और योग ही ऐसी विधा है जो हमें सीधे आनंदमय कोशा तक लेकर जाती है। जब हम बहुत गहन अंतर ध्यान करते हैं, जब हम बहुत गहन निद्रा में होते हैं, तो वो जो आनंदमय कोशा है वो उसका द्वार खुलता है। हमारे जो स्लीप की स्टेजेस हैं, जो हमारे स्लीप के जो स्तर हैं, वो जब हम गहन निद्रा में होते हैं तभी हमें आनंद का आभास होता है। तभी हम मॉर्निंग में बोलते हैं आज नींद बहुत अच्छी आई। क्यों? क्योंकि हमने ज्यादा टाइम स्पेंड किया डीप स्लीप में, गहन निद्रा में, सुषुप्ति में। आज जो तनाव ग्रसित व्यक्ति है वो गहन निद्रा तक पहुंच ही नहीं पाता है, और जब सुबह होता है उठता है तो उसको अपनी लेथार्जिक फटीग, उसको उठने का मन नहीं करता है, बहुत ही लेथार्जिक फील होता है। क्यों? आज आदमी 8 घंटे सोता है, 10 घंटे सोता है, लेकिन उसको रिलैक्सेशन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो डीप स्लीप में नहीं पहुंच पाता है। वो ज्यादातर जो समय है वो ड्रीम स्लीप में निकालता है। जब आदमी ज्यादातर समय ड्रीम स्लीप में निकालेगा और डीप स्लीप में नहीं पहुंचेगा, और या तो ये वो ज्यादातर जो सोने के और जगने के बीच का जो टाइम होता है, जिसे बोलते हैं ऑनसेट, हम जैसे अपने बिस्तर पर लेटे, बेड पर लेटे, तो हमें आधे से 30 मिनट से 45 मिनट लगता है नींद में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि मन में इतने विचार होते हैं कि हमें वो सोने ही नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो समय है सोने का वो बढ़ जाता है, और बीच बीच में उनकी नींद टूटती है क्योंकि उनको तनाव रहता है बहुत ज्यादा। इसकी वजह से वो गहन निद्रा में, सुषुप्ति अवस्था में नहीं पहुंच पाते। ये रिसर्च हमने अपनी लेबोरेटरी में किया, आपको मिल जाएगी रिसर्च में, और अगर आप हमारी वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पर भी आपको बहुत सारी रिसर्च मिल जाएगी, जहां पर हमने डीप स्लीप के ऊपर स्टडी करा है, स्लीप पैटर्न को चेक किया है। जो लोग डेली मेडिटेशन करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, और जो योगाभ्यास नहीं करते हैं, उनके बीच की स्लीप के पैटर्न को देखा, और हमने पाया कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य रेगुलर योगाभ्यास करता है, भले ही वो आधे घंटे का हो, 15 मिनट से आधे घंटे का, लेकिन उसकी वजह से वो ज्यादातर समय अपना डीप स्लीप में गुजारता है। ड्रीम स्लीप और ऑनसेट ऑफ स्लीप मतलब है जागृत से ड्रीम में जाने के लिए उसको बहुत कम समय लगता है। जब आपका कम समय लगेगा तो 4 घंटे में आपकी नींद पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपने ज्यादा समय डीप स्लीप में गुजारा है। इसीलिए ये योगी थे वो बहुत कम सोते थे, वो 3 से 4 घंटे में उनकी नींद पूरी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही वो सोते थे, डायरेक्टली जंप इनटू द डीप स्लीप। आज नॉर्मल आदमी, आज मनुष्य, हम 8 घंटे सोते हैं, 10 घंटे सोते हैं, पर मॉर्निंग में बोलते हैं अरे आज तो पेन हो रहा है, आज ये प्रॉब्लम थी, आज नींद अच्छी नहीं आई, डिस्टर्ब था मैं, और अभी भी नींद आ रही है मुझे, बहुत लेथार्जिक फील करता है, बहुत थकावट लगती है उसको। क्यों? क्योंकि वो रात भर उसके मन में वो चिंतन, वो विचार, जो भी उसने पहले सोच के रखा था, वो उसके दिमाग में चलते रहते हैं। इसके कारण उसका ब्रेन जो था वो पूरी रात एक्टिव रहता है। और इस कारण क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या है, लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है। लोगों का जो मेमोरी है लॉस है, वो सबसे ज्यादा कारण है तनाव। अगर उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो उसकी वजह से जो ब्रेन के सेल्स है वो डाई हो जाते हैं, डर होना शुरू हो जाते हैं, उनकी डेथ होना, बहुत जो बोलते हैं डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स, और डीएनए डैमेज, हमारे डीएनए होते हैं वो बहुत तेजी से डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। उस डीएनए डैमेज की वजह से हमारा जो मस्तिष्क की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे करके चली जाती है। आज अगर आप, कई सारे मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, 22 साल के, 24 साल के, 30 साल के, और कभी कभी 45 साल के भी स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर कैटेगरी के स्टूडेंट है, बोलते हैं हमें याद नहीं रहता।
क्योंकि क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि ब्रेन में इतनी क्षमता नहीं रह गई, क्योंकि तनाव इतना है उनके पास, रात में नींद नहीं पूरी होती, जिसकी वजह से पूरी बॉडी उनकी, पूरी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब रहती है। जब फिजियोलॉजी डिस्टर्ब रहेगी, आपका आपको पूरे दिन आप थकान थकान महसूस करेंगे, तो कैसे आपका मस्तिष्क एकाग्र हो पाएगा, शांत हो पाएगा? कैसे हमारा मस्तिष्क कोई नई इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प कर पाएगा, उसको ले पाएगा, समझ पाएगा, ग्रहण कर पाएगा? ऐसा नहीं हो पा सकता है। इसीलिए सोना बहुत जरूरी है। मैं 4 घंटे की बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ योगाभ्यास की, क्योंकि हमने ये एविडेंसेस देखे हैं कि योगाभ्यास करने के द्वारा आपकी जो स्लीप का ड्यूरेशन है वो शॉर्ट हो जाता है। आप 5 घंटे में अपने आप को बहुत इफेक्टिव महसूस करते हो, एंड देन यू विल बी एक्टिव होल डे। आप पूरे दिन बहुत ही एक्टिव रहते हो, क्योंकि आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया डीप स्लीप में, और उसकी वजह से आपका आनंदमय कोश, आप हमेशा आनंद में रहते हो, क्योंकि जो भी होगा, जो भी समस्या आएंगी, आपको पता है कैसे उसे टैकल करना है। अगर शरीर थका हुआ, अगर मन थका हुआ है, थोड़ी सी भी समस्या आएगी तो हम बहुत जल्दी एजिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी व्यथित हो जाते हैं, बहुत जल्दी हमको गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन और हमारा शरीर दोनों ही असंतुलित है, दोनों में संचालन नहीं हो रहा है। तो इसको ही हम स्टडी करते हैं अपनी लेबोरेटरी में, और हम देखते हैं कि किस तरह से इस तनाव को कम करें। और पूरे वर्ल्ड में आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो तनाव की समस्या है। उसके कारण ही आज व्यक्ति को, आज मनुष्य को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज, डायबिटीज इज नॉट बिकॉज ऑफ शुगर। पहले भी लोग गुड़ खाते थे, पहले भी लोग बहुत सारा चीनी, दूध और मिठाई खाते थे, लेकिन बॉडी में इतनी क्षमता थी कि उसको डाइजेस्ट कर सकते थे, उनकी बॉडी बहुत एक्टिव थी। आज हाइपरटेंशन इज नॉट बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर, इज बिकॉज ऑफ द एजिटेशन इन द माइंड। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? जैसे हाइपरटेंशन हो गया, बैक पेन हो गया। बैक पेन इज नॉट बिकॉज ऑफ नर्व कंप्रेशन, बिकॉज ऑफ द वे वी आर हैविंग द टेंशन, वी आर हैविंग द स्ट्रॉन्ग, एंड हमारे पास रेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हम रेस्ट लेना ही नहीं जानते हैं, ऑलवेज वी वांट टू बी एक्टिव। ऐसा नहीं होता है। वी नीड टू टेक प्रॉपर रेस्ट, वी नीड टू टेक प्रॉपर डाइट, एंड वी हैव टू डू प्रॉपर एक्सरसाइज। ये 3 कॉन्सेप्ट अगर किसी ने अपने जीवन में उतार लिए, एक तो हमें प्रॉपर सोना है, तो स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर मेंटेनिंग द गुड हेल्थ, whether it is a physical or mental, doesn't matter। आपको मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखना है या शारीरिक को रखना है या सामाजिक स्वास्थ्य को रखना है, आपको सबसे ज्यादा जरूरी है स्लीप होना। अगर आप स्लीप नहीं करेंगे, पूरा दिन चिड़चिड़ापन रहेगा, आपका स्टमक, आपको जो मोशन क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि आपका स्लीप नहीं हुआ है। मॉर्निंग में फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वही कॉन्स्टिपेशन बाद में क्रॉनिक हो जाता है, और आपको आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसी वजह से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि जिसका मेन कारण है वो है तनाव, और उसको कम करने के लिए सबसे जरूरी है, उसी की वजह से लोगों को अस्थमा होता है, उसी की वजह से लोगों को आज जो कोविड की सिचुएशन हो रही है वो बिकॉज ऑफ पुअर इम्यून सिस्टम। कोविड इज मेजर प्रॉब्लम इज पुअर इम्यून सिस्टम। हमारा शरीर में उतनी क्षमता नहीं कि कोई भी वायरस, whether it is a COVID, whether it is any other types of bacteria and viruses, body need to be strong। तो बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले अपने स्लीप को, पैटर्न को प्रॉपर क्लीन करें, प्रॉपर स्लीप करें। रात में पढ़ने बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे भी बच्चे हैं, आई हैव 2 किड्स, और मुझे पता है कि आजकल के बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अलग हो चुका है। वो कहते हैं कि मैं रात भर पढ़ सकता हूँ लेकिन सुबह उठ के नहीं पढ़ सकता। बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। वो चाहते हैं कि रात भर हम पढ़ करके और सुबह जाकर के हम एग्जाम दे दें। तो आपको शायद पता होगा इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो बच्चे रात भर पढ़ के सुबह जाके एग्जाम देते हैं, उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई भी चीज स्टोर नहीं होती है। जो व्यक्ति पूरा स्लीप करता है, उसका लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत स्ट्रांग होता है। वो पहले के लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी थी, आज के लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। आज से जो 2 दिन पहले पढ़ा होता है या 2 महीने पहले पढ़ा होता है वो याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि दे डोंट गेट अ प्रॉपर स्लीप। आजकल के स्टूडेंट रात कहते हैं एग्जाम से पहले हम रात भर पढ़ लेंगे और मॉर्निंग में जाके एग्जाम दे देंगे। दिस इज अ वेरी बैड कॉन्सेप्ट।
वेरी बैड कॉन्सेप्ट। इसकी बजाय अगर थोड़ा थोड़ा वो रेगुलर स्टडी करे, जिससे और प्रॉपर स्लीप करे, तो उनका जो जो भी उन्होंने पढ़ा है पूरे दिन में, वो जाके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता है। इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। ये साइंटिफिक में बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये स्टडीज की गई है लोगों ने, कि जो लोग प्रॉपर नींद करते हैं उनकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, रिसेंट मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग होती है। दे कैन रिमेंबर इनकोडिंग, कोई भी चीज को ग्रहण करना, किसी चीज को स्टोर करना, और किसी चीज को याददाश्त में वापस लाना, वो बहुत अच्छी होती है जो लोग प्रॉपर स्लीप करते हैं, जो स्टूडेंट प्रॉपर स्लीप करते हैं। जो स्टूडेंट प्रॉपर स्लीप नहीं करते हैं, रात को 12-1 बजे सोते हैं, उनकी जो मेमोरी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। दे हैव अ वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी, their long term memory is very very poor, therefore they could able to write exam very good। वो अपने एग्जाम तो अच्छे दे देंगे, लेकिन जब कभी इंटरव्यू में जाते हैं, वही क्वेश्चन जब इंटरव्यू में पूछा जाता है तो उन्हें वो याद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव नहीं हुआ है। रात भर उन्होंने बैठ के पढ़ाई करके एग्जाम तो दे दिए, मार्क्स तो आ गए, लेकिन जब वही चीज इंटरव्यू में होता है या कोई स्टूडेंट पूछता है तो बोलते मैं पढ़ के बताऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, और हमें अपने स्टूडेंट को प्रमोट करना चाहिए कि एटलीस्ट दे हैव टू हैव अ प्रॉपर पैटर्न ऑफ स्लीप। 10 o'clock they can sleep, morning 3:30 to 4 o'clock they can get up। 10 o'clock 4 o'clock से लेकर 7 o'clock तक, 6 o'clock तक जो स्टडी होगी वो सीधे जाके स्टोर होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो वहां पर री एनर्जाइज हो जाता है जब स्लीप में। जो रीस्टोरेशन कैपेसिटी होती है वो ब्रेन में जाके दोबारा रीस्टोर हो जाती है। आजकल के बच्चे बहुत ही अनकंट्रोल्ड हो चुके हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा उनको सिखा दी गई है कि दे आर ऑलवेज बिहाइंड दोज थिंग्स। दे थिंक दैट दे नो एवरीथिंग। इफ यू टेल देम समथिंग, ये मत करो, तो उनको लगता है कि फ्रीडम कोई छीन रहा है, उनकी आजादी हम उनसे छीन रहे हैं, विच इज अ वेरी बैड कॉन्सेप्ट इन अवर स्टूडेंट्स नाउअडेज। तो आजकल के स्टूडेंट्स को हमें सिखाना चाहिए कि दे हैव टू मेक अ प्रॉपर पैटर्न इन द लाइफस्टाइल लाइक अर्लियर पीपल वर प्लानिंग। तो फर्स्ट इज स्लीप, second is diet। Diet is second important thing, because a lot of people are having are non-vegetarian and vegetarian doesn't matter। I would say it's always better to go for vegetarian food, because vegetarian food में हमारे पास इतने सारे varieties हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड में उतनी वैरायटीज नहीं मिलेगी आपको। एक बार मेरे स्टूडेंट ने पूछा था कि मैं एक बार क्लास लिया था, सर वेजिटेरियन फूड में कुछ चीजें नहीं होती हैं, लेकिन नॉन वेजिटेरियन फूड में क्यों हम वेजिटेरियन फूड नहीं खाएं, हाउ इट इज। तो मैंने वही बोला कि इसमें जो प्राण तत्व होता है वो बहुत कम होता है नॉन वेजिटेरियन फूड में, और वही प्राण तत्व जो एनर्जी वेजिटेरियन फूड में बहुत ज्यादा होती है। एनर्जी जो लेवल होता है वो वेजिटेरियन फूड में बहुत ज्यादा होती है नॉन वेजिटेरियन फूड में। उसने बोला कि कैसे है, कैसे आप सिद्ध करिए। तो मैंने एक ही एग्जांपल दिया, आप एक जगह पर एक एप्पल रख दीजिए और दूसरी जगह में एक मांस का मीट का टुकड़ा रख दीजिए, कौन सा पहले सड़ेगा, पहले कौन सा सड़ जाएगा? पहले मांस का टुकड़ा पहले सड़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत कम है। वही एक एप्पल का टुकड़ा और एप्पल अगर आप रख देंगे तो वो एप्पल आपका अगले 5 दिन बाद भी वैसे ही दिखाई देगा। अगर प्रॉपर टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर में है तो जो मांस का टुकड़ा है वो सड़ने लगेगा, क्योंकि उसमें एनर्जी लेवल नहीं है। और वही एक सेब रख दीजिए, एक एप्पल रख दीजिए या मैंगो रख दीजिए, वो मैंगो वैसा का वैसा ही रहेगा, इतनी जल्दी नहीं सड़ेगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है हमारे, जहां पर एनर्जी ज्यादा हो। हरी सब्जियां, हमारे घर में लोग हरी सब्जियां ले आते हैं, और डेली कोई सब्जी लेके नहीं आता है। आज सब्जी ले आए, अगले नेक्स्ट वीक या आफ्टर 2 days मार्केट विल बी देयर, देन हम जाएंगे सब्जी लेंगे। अगर वही मांस का टुकड़ा आप एक दिन लाकर दिया, आपको उसी दिन या अगले दिन बनाना ही पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। सब्जियां में एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, मांस में एनर्जी नहीं है। तो ये एक मेजर डिफरेंस, इसलिए हमें प्रमोट करना चाहिए हमें वेजिटेरियन फूड खाए। बट ये मेरा कोई कमेंट नहीं है, कई जगह मैंने इस पे लेक्चर दिया है और कई जगह मैंने बोला है कि क्यों वेजिटेरियन फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉन वेजिटेरियन फूड। ये साइंटिफिकली वैलिडेट हुआ है, साइंटिफिकली प्रूव है कि इससे जो हमारे मन में विचार आते हैं उसमें बहुत बहुत डिफरेंस होता है। बहुत डिफरेंस होता है जो नॉन वेजिटेरियन फूड होते हैं, फूड ग्रहण करते हैं, और वेजिटेरियन, इसमें हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में डिफरेंस आता है। उनके सोचने समझने की
जो क्षमताएं होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन इस पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो दूसरा है हमारा जो अन्न हम ग्रहण करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से ग्रहण करें, उसके प्रॉपर पहले उसको पूजा करें। हर हर घर में पहले हम लोग अग्नि को समर्पित करते थे। पहले अपने घर का जो पहला अन्न बनता था उसको हम अग्नि में समर्पित करते थे। आज वो कॉन्सेप्ट ज्यादातर गृहिणियां जानते ही नहीं वो कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट की वजह से आज जो भी हम अन्न का ग्रहण करते हैं उसकी वजह से हम सिर्फ जीना जानते हैं, हम सिर्फ अपनी लाइफ को जी रहे किसी तरह, हम अपनी लाइफ को एक तरीके से परिपूर्ण रूप से नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें अपने फूड की जो क्वालिटी है, जो हमारे अन्न की क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो फिजिकल एक्टिविटी है, उसमें एक योगा भी आता है। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज चाहे करें, चाहे योगा करें, चाहे वॉक करें, चाहे रनिंग करें, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी हमारे दिनचर्या में जरूर होनी चाहिए। ये हमारे दिनचर्या में नहीं, हमारे स्टूडेंट्स के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, सुबह उठ करके उनको बाहर टहलने जाना ही चाहिए। उससे उनका मन का विकास, उसका मस्तिष्क का विकास बहुत तेजी से होता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट अगर किसी ने रख लिए, तो ये जो पंचकोशा के जो कॉन्सेप्ट है, जो पंचकोशीय साधना है, उसका कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है। जैसे कि आपका अन्नमय कोशा जो सबसे पहले आता है, उसमें ये तीनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अन्नमय कोशा शरीर ही सभी चीजों को सभी कर्मों को करने को लिए प्रेरित करता है। अगर शरीर नहीं होगा तो हम कोई कर्म ही नहीं करेंगे। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम कोई भी कर्म करने में असमर्थ रहते हैं। तो सबसे पहले शरीर को स्वस्थ करने के लिए तीनों विधाओं को करना जरूरी है। इसके बाद आता है, तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए योग में बोला गया आसन करने के लिए। आसन करिए। क्लींजिंग टेक्निक, जो शोधन क्रियाएं हैं, शोधन क्रियाओं में जल नीति है, जिसकी वजह से आपका नॉस्ट्रिल, जो नाक है, जो नॉस्ट्रिल में जो इन्फेक्शन लोगों को होता है, एलर्जी होती है, या कभी कभी उनको माइग्रेन होता है, तो इसकी समस्या जो होती है उससे उनको निदान मिल जाएगा जल नीति करने से। ऐसे ही हमारे त्राटका है, हमारे पास बस्ती है, नौली है, त्राटक है, ये सारी विधाएं हैं, क्लींजिंग टेक्निक में आती हैं। उसके साथ साथ में योगा अभ्यास करना चाहिए। योगा अभ्यास में ऐसे बहुत से आसन हैं जो मन को शांत करते हैं, शरीर को और मन को दोनों को एकत्रित करते हैं। और योग ही ऐसा एक मार्ग है जिसके द्वारा हम अपने मन, अपने श्वास और अपने शरीर को एकत्रित कर सकते हैं। मन, श्वास, और हमारा मन मतलब हमारी अवेयरनेस, हमारी एकाग्रता, हमारा कॉन्शियसनेस, चेतना, और उसके साथ साथ में ब्रीदिंग और फिजिकल मूवमेंट। जब भी हम कोई आसन करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना ध्यान अपने उस मूवमेंट की तरफ ले जाते हैं और अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं कि सांस को धीरे धीरे लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए और फील करिए क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो अवेयरनेस भी है यहाँ पर आपके पास ब्रेथ कंट्रोल भी है, और तीसरा आप अपने शरीर के लिए अपने शरीर की तरफ ध्यान केंद्रित भी कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज एक साथ चलती है। वही चीज एक्सरसाइज में नहीं है। एक्सरसाइज क्यों में नहीं है? क्योंकि एक्सरसाइज इज अ फोर्सफुल एक्टिविटी। जब हम कभी कोई व्यायाम करते हैं तो वो बहुत ही फोर्सफुल एक्टिविटी होती है, लेकिन योगाभ्यास ऐसा नहीं है। योगाभ्यास एक स्लो मूवमेंट है, एक स्लो प्रक्रिया है जिसमें हमारा चेतना, हमारा मन और हमारा ध्यान और हमारी जो श्वास होती है, इन तीनों का मिश्रण होता है। इसकी वजह से इसका प्रभाव हमारे शरीर में ज्यादा पड़ता है। एक्सरसाइज का प्रभाव आपके शरीर में पड़ता है, लेकिन मन में उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मन में क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, विच इज नॉट गुड फॉर द बॉडी। लैक्टिक एसिड क्या होता है, थकावट, जब आपको थकावट होती है तो लैक्टिक एसिड निकलता है, प्रोड्यूस होता है बॉडी में। जबकि योगाभ्यास में ऐसा कभी नहीं होता, आपको थकावट नहीं होगी। जब आपको योगाभ्यास में थकावट हो, इसका मतलब आपने योगाभ्यास नहीं किया है। योगाभ्यास करने के बाद में आपको ज्यादा रिलैक्स फील होता है, आपको ज्यादा एनर्जाइज फील होता है, आप ज्यादा लाइट महसूस करते हैं। लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद में लोग आके लेट जाते हैं, अरे यार तो बहुत थक गया आज, मैंने इतने डंबल करे, इतने स्क्वाट्स किए, इतना वेट उठाया, इसकी वजह से वो टायर्ड हो जाते हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। लेकिन योग में ऐसा नहीं होता। योग में आप तंदुरुस्त होते हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, और आपका जो
शरीर का जो परिवर्तन है वो बहुत तेजी से होता है। आपका मन और आपका शरीर दोनों हल्का महसूस होता है। तो ये जरूरी है अनुसंधान में, इसी को हमने अनुसंधान करके निकाला है कि क्यों ये डिफरेंसेस होते हैं ब्रेन में। तो जैसे कि मेरा जो एरिया है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ वो है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस मतलब है कि जो हमारी मानसिक जो मेंटल प्रोसेस है, जिसमें हमारा इंटेलिजेंस भी आता है, जिसमें हमारा एकाग्रता हमारी आती है, अटेंशन जिसको हम बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं, हमारा लर्निंग एबिलिटी बोलते हैं, हमारा एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो वर्किंग मेमोरी है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, किसी चीज को हमने किया और हम कितना उसके लिए तत्पर हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि कितना जो योगाभ्यास करने से आपके अंदर कितनी क्षमताएं विकसित होती है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, उसका हम यहाँ मापन करते हैं। और उसके साथ साथ में तनाव पे हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, जिसको हम कोशिश करते हैं कि तनाव को कम करके और बॉडी की इफिशियंसी को बढ़ाई जाए, जिसको बोलते हैं अलर्टफुल रेस्ट। आप अलर्ट भी रहिए और आप रेस्ट भी करिए, दोनों साथ साथ नहीं चलता है। जनरली क्या होता है, अलर्ट जैसे होते हैं वैसे लोग जब एग्जाम में जाते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, बहुत हाइपर हो जाते हैं, बहुत एंशियस होते हैं। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जब आप एग्जाम में जाइए अलर्टफुल रहिए लेकिन रेस्ट में रहिए। इसीलिए यहाँ पर कम से कम 5 राउंड नाड़ी शुद्धि कराई जाती है, जिसकी वजह से आपका जो मन है, जो हमारी मानसिक गतिविधि चल रही है, उसको शांत किया जा सके। और जो हमने रात भर पढ़ा है या पूरे 6 महीने या साल भर हमने जो पढ़ाई करी है, उसको हम उसके लिए ब्रेन हमारा रेडी हो जाए उसको याद करने के लिए। अगर हमने पढ़ाई 6 महीने साल भर रेगुलर करी है तो आपको बहुत जल्दी याद आएगा। अगर आपने रात भर में पढ़ाई करी है तो रियली बहुत मुश्किल है उसको रिट्राइव करना। वो कब याद आता है, जब लास्ट आवर, लास्ट टाइम 5 मिनट रह गए हैं, तब वो बच्चे ज्यादा तेज लिखते हैं। तो उनसे कॉपी लेना बड़ा मुश्किल है। तो दिस इज रियली वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू टीच आवर स्टूडेंट्स, एवरीवन एक्चुअली। योगा किसी एज ग्रुप के लिए नहीं है। इवन मेरा बेटा 6 साल का है, उसके लिए भी योगाभ्यास है। और जो इस कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 12 साल के बच्चे हों या 18 साल के बच्चे हों या यंग एडल्ट्स हों जो काम कर रहे हैं, सभी के लिए योगाभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके 5 लेवल में काम करता है। 5 कोश, जो हमने पहले 5 कोश की आज बात करी है, उस 5 कोशों में वो काम करता है। और उन्हीं 5 कोशों में जब वो काम करके आपकी जो कुंडलिनी है उसको एक अलाइन करके रखता है। अलाइन मतलब है, जनरली अगर हमारे वहां एक इक्विपमेंट है जिसका नाम है एक्यूग्राफ, जो कुंडलिनी को मेजर करता है, आपके एनर्जी लेवल को मेजर करता है। अगर आपका आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है तो एक्यूग्राफ में क्या होता है कि हम उसमें 5 फिंगर्स रखते हैं, 5 फिंगर रखते हैं तो हमेशा से फोटॉन्स निकलते हैं, फोटोनिक एनर्जी निकलती है हमारे उंगलियों से। हमारे उंगलियों से एक एनर्जी लेवल का प्रवाह होता है, उसको हम लोग कैप्चर करते हैं एक ग्लास प्लेट पर, और हम देखते हैं कि और हर एक उंगली हमारे शरीर को बताते हैं कि इस शरीर के इस भाग में क्या परिवर्तन होता है। आपने एक्यूप्रेशर का नाम सुना होगा, एक्यूपंक्चर का, जब हम वो उंगली प्रेस, एक कोई पॉइंट्स प्रेस करते हैं, मेरिडियंस, उस मेरिडियंस के ऊपर ही एक टेक्निक बनी हुई जिसका नाम है एक्यूग्राफ और GDV, गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन। एक इंस्ट्रूमेंट है हमारी लेबोरेटरी में जिसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर में हमारे जो ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हार्ट हो, लंग्स हो, पैंक्रियाज हो, लीवर हो, कोई भी ऑर्गन उठा लीजिए, वो सभी इस 5 राइट फिंगर्स एंड 5 लेफ्ट फिंगर्स, इन्हीं की एनर्जी को के द्वारा हम देख सकते हैं कि किस किस ऑर्गन में कितनी एनर्जी है। और कहीं पर अगर वो एनर्जी ज्यादा होती है या कम होती है तो हम बताते हैं कि इसका मतलब आपके हृदय में, अगर मान लीजिए हार्ट के पास आपके पास एनर्जी ज्यादा है, तो हम बताते हैं कि ये प्रैक्टिस करिए जिससे आपका ये कंट्रोल में आ जाए। या एनर्जी लेवल कम है, इसका मतलब आपका हार्ट कमजोर हो रहा है, इसके लिए आप ये इम्प्रूवमेंट, ये प्रैक्टिस करिए, इससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसको डेवलप किया है कुछ रशियन साइंटिस्ट ने, और आपको मिल जाएगा एक्यूग्राफ या तो GDV, जिसको नाम है गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन, और उसका तीसरा नाम है इलेक्ट्रोफोटोनिक इमेजिंग, EPI, इलेक्ट्रोफोटोनिक इमेजिंग। एक तीसरी, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एनर्जी मेजर कर सकते हैं बॉडी का। दूसरा, हम इसमें चक्रा मेजर कर सकते हैं। हम इसे मेजर कर सकते हैं कि कितना तनाव है हमारे अंदर।
तो हम बौद्धिक क्षमताओं को भी मेजर कर सकते हैं। सिर्फ 5 फिंगर्स से हम 5 फिंगर्स उस ग्लास प्लेट पे रखते हैं, वो इंफॉर्मेशन लेती है और कुछ एल्गोरिथम्स है उसके द्वारा बताता है कि आपके चक्रास का अलाइनमेंट क्या था। जनरली चक्रा हमारे मिडिल पाथ में होते हैं, हमारे कहते हैं रिब केज में होते हैं, लेकिन वो डिसअलाइन हो जाते हैं जब कोई समस्या होती है हमारे शरीर में। तो कई सारी समस्याओं का समाधान हम अपने लेबोरेटरी में नहीं, पर हमारे वहाँ एक आरोग्य धामा है जिसको हेल्थ होम सेंटर बोलते हैं हम लोग, जो रेजिडेंशियल सेंटर है जहाँ पर लोग आकर के 1 हफ्ते तक योगाभ्यास करते हैं। अलग अलग बीमारियों के लोग आते हैं यहाँ पर योगाभ्यास करते हैं, जिसमें हम लोग इंटीग्रेटिव अप्रोच देते हैं। इसका मतलब है कि अलग अलग विधियों को, इसमें आयुर्वेदा भी इंक्लूड है, नेचुरोपैथी, योगा, क्लिनजिंग टेक्निक और कुछ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट अगर जरूरत पड़ती है तो हम देते हैं। और जिसकी वजह से, जिसे एक बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, जहां हम डाइट भी उनको प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर तरीके से उनके डिजीज के अकॉर्डिंग। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेकर के इवनिंग डिनर तक हम उनको प्रोवाइड करते हैं, और उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं हम उनको मेजर करते हैं लेबोरेटरी में। सो ये कि बहुत जरूरी है कि हम अपने पहले शरीर को सुने। लोग अपने शरीर की बात को नहीं सुनते हैं, शरीर की बात को सुनने की बजाय वो मन की बातों को सुनते हैं। इसीलिए हमारा जो पंचकोशा है वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है, और योगाभ्यास क्या करता है, उसी पंचकोशा को शोधन करने में, उस पंचकोशा को परिपूर्ण करने में, उसको संतुलित करने में, संचालित करने में एक अहम भूमिका निभाता है। धन्यवाद। कोई उसमें इसके बाद मुझे प्राणायाम के बारे में बताना था, लेकिन प्राणायाम और इसके बाद में प्राणायाम आपका प्राणमय कोशा में काम करता है, मनोमय कोशा में अगर हम देखें तो जो धारणा है, जो एकाग्रता है, ये बहुत सारे काम करते हैं। और ध्यान, सत्संग, ये सब हमारा विज्ञानमय कोशा में काम करता है। और आनंदमय कोशा में आप अपने आप पहुंच जाएंगे अगर आप नीचे के 4 को संतुलित कर लेंगे। तो आनंद कोशा के लिए कोई भी नहीं है। आनंद कोशा तब होता है जब हमारा मन पूरी तरह से बिना किसी इच्छाओं के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी तनाव के, जब हम शांति से कोई काम कर रहे होते हैं और बिना किसी एक्सपेक्टेशन में काम कर रहे हैं, तो आप आनंदमय कोशा में होते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैं विश्वनाथ जी का करता हूँ, डॉक्टर विश्वनाथ जी का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया योग विद्या धाम की तरफ से। और मैं कुलकर्णी सर का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपनी बात रखने के लिए। और मैं चाहता हूँ ये डिपार्टमेंट जो आज इनॉग्रेट हो रहा है, ये कुछ ऐसी स्मॉल टेक्निक के ऊपर काम करे। स्मॉल आपको बड़ी मशीन की जरूरत नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। हमें बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी लेकर के हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हम सिर्फ मानव की जो समस्या है उसको समझने का प्रयास करें, और योग की विद्याओं के द्वारा, जो छोटी छोटी योग की विद्याएं दी गई हैं, जो समाधान दिए गए हैं, उनके द्वारा उनकी समस्याओं का निदान कर सके। और जो दूसरे लोग हैं, जो सीखने वाले लोग हैं, उनके लिए हम उनको सही मार्गदर्शन दे सकें, सही योगा के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके उनको बताएं कि योगा इज नॉट एक्सपेरिमेंटल साइंस, इज एक्सपीरियंशियल साइंस। जो एक्सपीरियंस करने का साइंस है, इसे एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। तो एक्सपीरियंस हम किसी मशीन के द्वारा नहीं कर सकते हैं। मशीन नहीं बताए कि आप रिलैक्स हो रहे हो, ये आपका मन बताए, हमारा चिंतन बताए आज मैं रिलैक्स हूँ, आज मैंने अच्छी नींद करी है। कई लोग आते हैं लैब में हमारे, बोलते हैं हमारा स्लीप टेस्ट करिए। स्लीप टेस्ट में हम क्या करेंगे? आपको पता है कि आपकी स्लीप अच्छी नहीं है। तो इससे बेटर है कि आप कुछ ऐसी योगा प्रैक्टिस करिए जिससे आपको फील हो, एक्सपीरियंस हो कि आपको अच्छा अनुभव हो रहा है। तो ये डिपार्टमेंट मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी विद्याओं को लोगों तक पहुंचाए, आम पब्लिक तक पहुंचाए अपने छोटे छोटे अनुसंधानों के द्वारा, और अपने आप ये अनुसंधान बड़े बन जाते हैं धीरे धीरे। इसी के साथ धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत अच्छा रहा। मैं तो बीच में छोड़ जाने वाला था, लेकिन सुनते गया और अंत तक बैठा रहा। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मुझे बहुत मैं खुश नसीब हूँ, और बहुत मैं आपका आभारी हूँ जो आपके साथ मैं बैठा हूँ, मैं आपको सुन रहा था। बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद।